एक और चीज, अगर यहां पे दीवार है, ये दीवार है और ये एक वायर है और इसमें पल्स आ रही है, दीवार पे ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, तो जब ये वाला एंड फिक्स्ड है, तो एक तरीके से जब यहां से रिफ्लेक्शन होएगा वेव का, तो जब ये रिफ्लेक्ट होके आता है तो ये उल्टा होके आता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई भाई, ये रिफ्लेक्टेड वेव है ना, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो अगर ये फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होता है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये ओरिजिनल वेव से कितने के फेज डिफरेंस पे है? फेज डिफरेंस ऑफ पाई, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ये कब है? जब ये वाला एंड फिक्स्ड है। अगर हमारे पास, इसका मतलब अगर ये उल्टा जा रहा होता, अगर ये ऐसे जा रहा होता, तो जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा तो ये सीधा होके आएगा। एम आई राइट? फिक्स्ड एंड से जब भी रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा केस है कि यहां पर फ्री एंड था, फ्री एंड मतलब कि ये रॉड लगा दी, फ्रिक्शनलेस रिंग लगा दी, ये वाला एंड फ्री टू मूव है। अब जब रिफ्लेक्शन होके आता है तो सेम फेज में आता है। कई बार डायग्राम में क्वेश्चन बन सकते हैं ना, डायग्राम वाले, कि कौन सा वाला डायग्राम सही है, कौन से वाला गलत है। तो ध्यान रखना कि अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो सेम फेज में वापस आएगा। मतलब टीला अगर ऊपर था तो टीला ऊपर ही से ही वापस आएगा, उल्टा होके वापस नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का? टॉपिक इज ट्रांसमिशन एंड reflection of waves, transmission and reflection of waves। इधर देखो, मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 में कोई वेव आ रही है, तो यहां पर वेव स्पीड है c1। कुछ पार्ट ऑफ द वेव तो मीडियम 2 में चला जाएगा और कुछ पार्ट ऑफ द वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको मैं कह सकता हूं इंसिडेंट, इसको बोल सकता हूं रिफ्लेक्टेड, इसको कह सकता हूं ट्रांसमिटेड। मीडियम के इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होता है क्या चीज? वेव स्पीड। तो जब ये वेव यहां से यहां चली जाएगी तो स्पीड चेंज हो जाएगी, c1 की जगह क्या हो जाएगी? c2। यहां पे स्पीड c1 थी, यहां पे स्पीड हो गई c2। इज दैट फाइन? और जो हमारा वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? ct, ठीक है? या फिर c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हम ये कहते हैं, ये मैटर ऑफ फैक्ट याद रखना कि क्या चीज सेम रहती है? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। जब हमारी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, व्हाट थिंग रिमेन सेम? frequency. What changes? Wave speed. And consequently, since the frequency is remaining same, what would change? Wavelength. यहां पर wavelength हो जाएगी लैम्डा 1 और यहां पर wavelength हो जाएगी लैम्डा 2। Is that fine? हम ये कह सकते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? C1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1, C2 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 2। फॉर्मूला बन जाएगा C1 बाय लैम्डा 1 is same as C2 by lambda 2।
ये याद रखना। असलियत तो ये है कि मुझे फॉर्मूला याद रहता भी नहीं है। मुझे क्या याद रहता है? बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और मुझे क्या याद रहता है कि जब भी मीडियम चेंज हो तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वो सोर्स पे डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और फिर क्या चीज चेंज हो जाती है? C भी चेंज हो जाता है और लैम्डा भी चेंज हो जाता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। कर लोगे याद? पक्का? तो एक फॉर्मूला तो बन गया C1 बाय लैम्डा 1 इज C2 बाय लैम्डा 2। इसका मतलब इसका ओमेगा भी सेम होगा, 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 लेकिन के अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका K1 हो जाएगा ओमेगा बाय C1 और इसका K हो जाएगा, K2 हो जाएगा ओमेगा बाय C2। इज दैट फाइन? इसका K सेम ही रहेगा, K1 ही रहेगा, दैट इज ओमेगा बाय C1। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा रिलेटेड है तो ओमेगा सेम रहेगा, क्या चीज चेंज हो जाएगी? K चेंज हो जाएगा। इज दैट फाइन गाइस? क्वेश्चन ये है कि इंसिडेंट वेव आई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, क्या चीज सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यहां पे C1 है, वहां पे C2 हो गया, यहां पे लैम्डा 1 है, यहां पर लैम्डा 2 हो गया, एंड C1 बाय लैम्डा 1 इज C2 बाय लैम्डा 2। अब दूसरी कहानी आती है वेव इक्वेशन की। कई बार वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे, क्या वो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दे देंगे और फिर कहेंगे ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन बताओ और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बताओ। सही है? इंसिडेंट वाली इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? AI साइन ओमेगा टी माइनस K1x। ऐसा क्यों लिखा मैंने भाई? राइट ट्रेवलिंग वेव है तो A इंसिडेंट साइन ओमेगा टी माइनस K1x। तो जो ये ट्रांसमिटेड वाली इक्वेशन बनेगी, इसको ऐसे लिख सकता हूं, A ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी माइनस K2x। हाँ, K अलग हो जाएगा, A भी अलग हो जाएगा, ओमेगा सेम रहेगा। सही है कि नहीं है? चाहूं तो मैं K2 को कैसे लिख सकता हूं? दिस इज ओमेगा बाय C2 और K1 क्या था हमारा? ओमेगा बाय C1। तो C1 C2 को अगर रेशो दे दें तो तुम ओमेगा भी निकाल सकते हो। इज दैट फाइन? दूसरी एक और इक्वेशन भी चाहिए, कौन सी? रिफ्लेक्टेड वाले की। रिफ्लेक्टेड वाले की इक्वेशन कैसे होगी? A रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी प्लस K1x। क्योंकि लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव है, K तो सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब दो चीजें अभी भी अननोन है, क्या? एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड एंड एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड। इनका भी फॉर्मूला होता है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं, याद रख लेना फॉर्मूला, A ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड इज 2C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू एम्पलीट्यूड इंसिडेंट। सही है? एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड C2 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2 एम्पलीट्यूड इंसिडेंट। यहां तक का समझ में आया? यह फॉर्मूला याद रखना है। एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड इज 2C2 अपॉन C1 प्लस C2 एम्पलीट्यूड इंसिडेंट। एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड इज C2 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2 एम्पलीट्यूड इंसिडेंट। अब जरा खुद से सोचो कि मान लो इसका स्पीड c होता और इसका स्पीड c बाय 2 होता, आधा हो जाता। गॉट इट और नॉट? तो हम ये कह सकते हैं, और एम्पलीट्यूड इंसिडेंट AI आ रहा था, तो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड कितना आता? C2 माइनस C1। तो C2 तो हो गया c बाय 2
माइनस सी अपॉन 3c/2 इंटू एम्पलीट्यूड इंसिडेंट। ये कितना आ रहा है? -c/2, तो -ai अपॉन 3। यार एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता है क्या कभी? एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, लेकिन वैल्यू आ रही है एम्पलीट्यूड इंसिडेंट इसकी रिफ्लेक्टेड वाले की आ रही है -ai/3। एक काम करना, इस नेगेटिव साइन को अंदर एडजस्ट कर दो, तो यहां पे क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस k1x प्लस पाई। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा, एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2c/2 अपॉन 3c/2। एम्पलीट्यूड इंसिडेंट यह आ जाएगा 2a इंसिडेंट बाई 3। इस पर्टिकुलर केस में तुम समझे नहीं हो, जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, ये डेंसर मीडियम हो गया ना। डेंसर मीडियम कैसे हो गया भाई? डेंसर मीडियम होगा तो वहां पे स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो जब जहां पर स्पीड कम हो गई दैट इज अ डेंसर मीडियम, जहां पे स्पीड ज्यादा है दैट इज अ रेयर मीडियम। तो जब डेंसर मीडियम परली तरफ है और रिफ्लेक्शन हो जाए तो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? 180 का। अब कोई इसका पीछे एक्सप्लेनेशन पूछे तो एक्सप्लेनेशन टेक्निकली क्या है? प्योर मैथमेटिक्स है कि भाई जो फॉर्मूला डिराइव किया है हमने एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड और एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वाला, वो फॉर्मूला खुद बता रहा है कि यार परली तरफ अगर C2 हमारा छोटा होगा C1 से, C2 अगर छोटा होगा C1 से, तो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड क्या आएगा तुम्हारा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो नहीं सकता, उस नेगेटिव साइन को तुम इसके अंदर डाल के पाई कर दोगे, तो इसका मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा कितने का? 180 डिग्रीज का। गॉट इट और नॉट? सो जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है दैट्स नॉट रियली यूजफुल। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसलिए भी यूजफुल है कि ये फॉर्मूला याद रखने में काम आएगा, क्योंकि हमें याद हो गया कि डेंसर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उल्टा हो जाता है, फेज डिफरेंस आ जाता है 180 डिग्री का। इसका मतलब C2 माइनस C1 होना चाहिए, ना कि C1 माइनस C2। फॉर्मूला याद रखने में मदद रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? जैसे मान लो एक हल्की रस्सी है और यहां पर भारी रस्सी है। भारी रस्सी का मतलब क्या हो गया? वहां पर स्पीड कम है। क्यों? स्पीड क्या होती है? टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। इसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। और यहां पर अगर वेव आ रही है तो जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगी तो ये तो उल्टी जाएगी और ये ऐसी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड वाले में फेज डिफरेंस आ जाता है एज कंपेयर टू इंसिडेंट। अगर परली तरफ क्या है? डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन खा रही है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा 180 डिग्रीज का। और ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट हमेशा सेम फेज में होंगे। अब अगर इसका उल्टा सोचा जाता कि भाई मान लो ये भारी रस्सी है और ये हल्की रस्सी है और इसमें वेव आ रही थी, अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो तीनों सेम फेज में होंगी। इज दैट फाइन? क्योंकि परली तरफ जिस मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ वो रेयरर था तो C2 हमारा बड़ा था। तो C2 माइनस C1 जब करोगे ए रिफ्लेक्टेड में तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएगा। आया समझ में? नहीं आया? लेकिन इसको तो अलग से भी याद रख सकते हो तुम कि दीज आर द टू केसेस। क्या याद रखोगे? कैसे याद रखना कि अगर हमारे पास लाइट में भी यही होता है, अगर एयर है और वाटर है, वाटर में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम। तो अगर हमारी इंसिडेंट रे आई तो कुछ तो रिफ्लेक्ट करती है और कुछ रिफ्रैक्ट करती है। इसका फेज अगर फाई है तो इसका फेज फाई प्लस पाई हो जाता है
और इसका फेज फाई ही रहता है, क्योंकि ये वाटर है, ये डेंसर है, ये 12th में यूज होगा इंटरफेरेंस में, और ये जो एयर है ये रेयरर है। तो परली तरफ अगर डेंसर से रिफ्लेक्शन खाए तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में फेज डिफरेंस कितने का आता है? 180 डिग्रीज का। और अगर ये वाटर है, ये एयर है, रे यहां से आई तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तुम नोटिस कर रहे हो, मैं बनाते हुए भी इस चीज का ध्यान रख रहा हूं कि बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड ऑल दैट स्टफ। आई एम एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ दैट कि रेयर से डेंसर से रेयर में क्या, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इंसिडेंट अगर फेज फाई है तो ट्रांसमिटेड में तो हमेशा फेज फाई ही रहेगा, और इसमें रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि परली तरफ रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? क्या चीज याद रखनी है तुम्हें? जब मीडियम चेंज होते हैं क्या चीज सेम रहती है? फ्रीक्वेंसी। क्या चीज चेंज होता है? सी और लैम्डा। सी इज एफ लैम्डा, सी1 बाय लैम्डा 1 सी2 बाय लैम्डा 2 होता है। दूसरी चीज एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मूला बता दिया मैंने। तीसरी चीज कि अगर परली तरफ डेंसर है, रेयर में आके हिट कर रहे हो, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा वो फेज डिफरेंस 180 आ जाएगा, और अगर डेंसर से हिट कर रहे हो और परली तरफ रेयर है तो फेज डिफरेंस नहीं आएगा 180 का। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ये बात अलग है कि 12th के अंदर आके देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिसमें एम्बिग्विटी आएगी, क्योंकि लाइट में ऐसा कर रहे हो, तुम समझे नहीं। कार्डबोर्ड है, उससे साउंड रिफ्लेक्ट करी, कार्डबोर्ड से साउंड रिफ्लेक्ट करी, फेज डिफरेंस आएगा 180 का। तुम्हें पता होना चाहिए साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू एयर। एयर डेंसर है, साउंड के लिए एयर डेंसर है, सॉलिड रेयरर है, क्योंकि रेयरर और डेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द मास डेंसिटी, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वेव स्पीड। तो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है 12th के एक जगह क्वेश्चन है कि साउंड वेव आई, रिफ्लेक्ट होके जा रही है कार्डबोर्ड से टकरा के, फेज डिफरेंस आया 180 का ना, क्योंकि कार्डबोर्ड तो रेयर था, एयर डेंसर। क्योंकि डेंसर और रेयर डिपेंड्स ऑन द वेव स्पीड, नॉट ऑन मास पर यूनिट लेंथ। एंड साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स में स्लो, और सबसे स्लो किसमें? गैस में। ये समझ में आ गया? ओके। A composite string is made up by joining two strings of different masses per unit length, mu and 4 mu. The composite string is under the same tension. A transverse wave की equation है 6 sin 5t plus 40x, 6 sin 5t plus 40x is sent along lighter string towards the joint. ये लाइटर में भेजी गई है towards the joint. डायग्राम तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा भाई। इसने कहा है ये कैसी वेव है, ये बता दो। ये लेफ्ट ट्रैवलिंग है, तो इसका मतलब यहां पे हल्की है और यहां पे भारी है, क्योंकि इसने कहा ना लाइटर वाले में भेजा है, और लाइटर वाले में ये वेव जा रही है, ये वाली वेव ऐसे। इज दैट फाइन? लेफ्ट ट्रैवलिंग। अब ये यहां पर इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू था, इसका मास पर यूनिट लेंथ 4 म्यू था। इज दैट फाइन? मास पर यूनिट लेंथ 4 टाइम्स हो गया। तो यहां पर अगर वेव स्पीड c थी तो यहां पर वेव स्पीड c टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, और यहां पे हो जाएगा टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। इज दैट फाइन? तो यहां पर स्पीड c/2 हो गया। तो अब हमें निकालना है रिफ्लेक्टेड वाले की इक्वेशन और ट्रांसमिटेड वाले की इक्वेशन। ट्रांसमिटेड वाले की इक्वेशन तो लिखी जा सकती है a ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, लेकिन k2x होगा।
kx कैसा होगा, k2। ए ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, 2c2 अपॉन c1 प्लस c2 a इंटू ए इंसिडेंट, दैट्स 2c2 इज c/2 अपॉन 3c/2। ए इंसिडेंट कितना हो गया, 6, ये काट दो तो ये आ गया 4। एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड हो गया 4 साइन ओमेगा, ओमेगा तो 5 ही रहेगा, ओमेगा टी प्लस बेटा के चेंज हो गया। अब के कैसे निकालूं, के क्या होता था, 40 वाज ओमेगा बाय C1, नया के कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगा ओमेगा बाय C/2, C1/2, क्योंकि उसकी स्पीड आधी हो गई, गॉट इट और नॉट। तो ये कितना हो जाएगा 80, तो ओमेगा टी प्लस 80x। ये तो ट्रांसमिटेड वाले की इक्वेशन हो गई। रिफ्लेक्टेड वाले की, इसको लिख सकते हैं ए रिफ्लेक्टेड साइन 5t माइनस 40x। ये ऐसे कैसे लिखा मैंने भाई, राइट ट्रेवलिंग वेव है, ओमेगा सेम है, के भी सेम है, लेकिन ओमेगा टी प्लस के एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। ए रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा, ए रिफ्लेक्टेड हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इज 3c/2 इंटू ए इंसिडेंट इज 6, तो ये आ जाएगा माइनस C/2 अपॉन 3c/2 इंटू 6, c/2 काट दो तो ये आ जाएगा -2। तो आंसर आ जाएगा -2 साइन 5t माइनस 40x। तो इक्वेशन बन जाएगी 2 साइन 5t माइनस 40x प्लस पाई। ये ए रिफ्लेक्टेड हो गया और ये ए मतलब ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो गई, ये ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन हो गई। दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गॉट इट गाइस। जो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन है, इसी जो फंडा मैंने बताया, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक बार और आया है पहले। क्वेश्चन है, एक मास वाली रस्सी पकड़ी, इसका मास m है, इसका लेंथ l है, नीचे एक पॉइंट मास टांग दिया m0 और यहां पर एक वेव भेज दी, ट्रांसवर्स वेव, जिसका वेवलेंथ था λ0। ये वेव ऊपर जाएगी तो यहां पहुंचते पहुंचते इसका वेवलेंथ λ' कितना हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्या चीज सेम रहेगी भाई, क्या चीज चेंज होएगी, वेव स्पीड चेंज होएगी क्योंकि टेंशन चेंज होएगा, c चेंज होएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्या चीज सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी। तो c इज f लैम्डा लगाओ। ये क्वेश्चन सिंपल बेस्ड हो गया, c1 बाय λ1 इज c2 बाय λ2। c1 लिख दोगे, c1 बाय λ1 इज c2 बाय λ2। ये वेव स्पीड हो गई यहां पे, तो c1 को लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ टेंशन। टेंशन हो जाएगा m0g अपॉन मास पर यूनिट लेंथ इज m/l डिवाइडेड बाय λ0 इज इक्वल टू, यहां पर वेव स्पीड कितनी हो जाएगी, टेंशन कितना होगा, m0 प्लस mg अपॉन मास पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय λ'। m/l काट देना, g भी काट देना, ये आ जाएगा सिंपली λ' अंडर द रूट ऑफ m0 इज इक्वल टू λ0 अंडर द रूट ऑफ m0 प्लस m। सो λ' इज λ0 रूट m0 प्लस m अपॉन m0। डन। समझ में आया क्वेश्चन?